हेलो एंड वेलकम टू जेडी स्टडीज। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस चैनल पर। आज हम लोग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे, जिसमें हम लोग उसके दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक है उसका वोल्टेज रेगुलेशन और एक है उसका नो लोड करंट। तो वीडियो में आखिर तक बनी रहिएगा ताकि आप लोगों को उसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल सके। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक में उसका सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा रेगुलेशन का, वोल्टेज रेगुलेशन। सो व्हाट इज अबाउट द वोल्टेज रेगुलेशन? वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन एक ये है कि आपका वीपी माइनस वीपी डैश, यानी कि इनपुट माइनस आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। सिंपल रेगुलेशन का मतलब यही होता है। ओके, अब ट्रांसफार्मर में हमें उसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है एट नो लोड। तो नो लोड के लिए हम लोग क्या करेंगे? नो लोड कंडीशन के लिए हम लोग वोल्ट जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी साइड का हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट को कंसिडर करेंगे। कैसे? देखिए, प्राइमरी साइड की इक्विवेलेंट अगर कंसिडर करनी है तो ये देखिए, ये हो गई आपकी प्राइमरी साइड की इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, जहां पे ये है आपका वीपी यानी इनपुट है, और यह है आपका प्राइमरी रजिस्टर, रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, देन प्राइमरी इंडक्टेंस। ओके, देन ये है हमारा वीपी डैश। वीपी डैश, वीपी डैश क्या है? आपका आउटपुट है। नो लोड पे आपका प्राइमरी साइड को आप अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, रेफर करते हैं, तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से होगा। ओके, सो यहां से हमें क्या करना है? वोल्टेज रेगुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द फेजर डायग्राम। ओके, तो फेजर डायग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, फेजर डायग्राम में अगर हम लोग आउटपुट को कंसिडर करते हैं तो ये हो गया हमारा वीपी डैश, जो है हमारा आउटपुट है। वीपी डैश में ऊपर साइड लिख देता हूं, वीपी डैश। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इनपुट है, अब एक चीज है, आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? इनपुट प्लस लॉसेस होता है। ठीक है, तो हमें वीपी को अगर डिनोट करना है, वीपी को अगर बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? तो वीपी होगा हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि इनपुट आगे ही रहेगा यानी लीड करेगा वीपी डैश यानी आउटपुट से। वो कितना लीड करेगा? वो करेगा थीटा एंगल जितना। ओके, सो वीपी डैश आ गया। अब यहाँ पे जो प्राइमरी में आउटपुट में करंट है, आउटपुट में करंट कितना रहेगा? आईपी डैश जितना रहेगा। ओके, तो आईपी डैश कितना रहेगा? वो कुछ वो हमारा वो हमारा लैग करेगा वीपी डैश से। ठीक है, कितना लैग करेगा? 5 जितना। क्यों लैग कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारी इंडक्टर है। जो करंट हमारा यहाँ आईपी यहाँ पे है, वही करंट हमारा यहाँ पे भी है, लेकिन इंडक्टर के होने के कारण करंट जो है वो हमारा लैग करेगा, लीड नहीं करेगा। वो लैग करेगा हमारा पाई एंगल से। ओके, सो ये है हमारा आईपी। तो यहाँ का जो है उसका अगर हम लोग रिफ्लेक्शन लेते हैं यहाँ पे, तो उसका रिफ्लेक्शन हमें कुछ यहाँ पे उस ऐसे मिलेगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग ऐसे आगे अगर डिनोट करते हैं तो ये भी फाई एंगल बनेगा और ये हमारा आईपी रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया? इसका रिफ्लेक्शन लिया। सो ये जो ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक का, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्या रहेगा? ये वाला पॉइंट आपका रहेगा आरपी का। ओके, और अगर हम लोग इसको भी कनेक्ट कर देते हैं तो ये भी हमारा क्या रहेगा? आईपी। ठीक है, यहाँ पे हमारा इनपुट करंट रहेगा आईपी का। तो ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट फेजर डायग्राम ऑफ लैगिंग लोड। ठीक है, तो यहाँ पे नो लोड कंडीशन में सेकेंडरी टर्मिनल जो होता है यानी वीपी डैश, ये जो वीपी डैश मैंने आपको बताया, ये वीपी डैश किसके इक्वल होता है? वीपी के, एट नो लोड कंडीशन पे। तो जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज पे ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय ड्रॉइंग द फेजर डायग्राम। ठीक है, मैंने आपको फिगर में आपको बता दिया कि फेजर डायग्राम कैसे बनाना है।
और ये जो फेजर डायग्राम है यहाँ पे पावर फैक्टर जो होगा यानी कॉस पाई वो हमारा लैगिंग होगा, ठीक है, यानी मैं इधर लिख देता हूं लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर एट नो लोड कंडीशन। ओके, सो जो रेगुलेशन होगा फॉर फुल लोड रेटेड आउटपुट क्यू, द PU regulation for full load rated output capital Q and full load current IP, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम लोग E से डिनोट करेंगे और ये क्या होगा, ये आपका होगा इनपुट माइनस आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट कितना है हमारा, यहाँ पे हमारा इनपुट रहेगा, कितना हमने इनपुट दिया है IPRP इंटू कॉस पाई, और आउटपुट कितना मिल रहा है हमें, आउटपुट मिल रहा है हमें IPXP साइन थीटा, ये हमें आउटपुट मिल रहा है, और इनपुट हमारा कितना है वही VP। ठीक, तो यहाँ VP को हम अगर हम दोनों साइड दे देते हैं तो IPRP अपॉन VP cos पाई प्लस IPXP अपॉन VP साइन फाई। तो ये वाला जो पार्ट है कॉस पाई वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं कि सेल्फ रिएक्टेंस भी कह सकते हैं इसे, इसको डिनोट करता है, तो हम इसे ER बताएंगे, ER cos पाई। ये प्राइमरी साइड है तो हम लोग इसे PV बता सकते हैं, ERP लिख सकते हैं, EPP भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे E प्लस ये जो है हमारा रिएक्टेंस बता रहा है, तो यहाँ पे हम ES लिखेंगे, PV लिख सकते हैं, EP साइन पाई। तो ये वाला जो इक्वेशन है आपका, ये इक्वेशन आपका क्या बताता है, वोल्टेज रेगुलेशन एट नो लोड एंड, नहीं नो लोड पे नहीं है, ये फुल लोड पे है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हमारे वोल्टेज रेगुलेशन की। अब बात आती है हमारे नो लोड करंट की। तो नो लोड करंट के लिए हमारे पास दो ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज और थ्री फेज, तो हम लोग दोनों में नो लोड करंट को देखेंगे। तो मेन टॉपिक हमारा रहेगा नो लोड करंट का, नो लोड करंट। तो सबसे पहला उसमें टॉपिक है नो लोड करंट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओके, सो नो लोड करंट जो होता है उसको हम लोग I0 से डिनोट करते हैं, I0। अब जो नो लोड करंट होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इसका मैग्नेटाइजिंग करंट और एक होता है उसका लॉस कंपोनेंट। ठीक है, अगर आपने ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट देखी होगी तो आपको सेकेंडरी साइड अगर आप लोग रेफर करते हैं तो उसमें जो नो लोड करंट होता है उसकी ऐसे दो ब्रांचेस पड़ती है, ऐसे करके दो ब्रांचेस पड़ती है। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी साइड का है। अगर आपका ये नो लोड करंट है तो उसकी दो, मैग्नेटाइजिंग करंट और एक लॉस कंपोनेंट यानी IL, ऐसे दो पार्ट पड़ेंगे I0 के। ये सेकेंडरी साइड है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की अगर हम उसे रेफर करते हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया, नो लोड करंट में सेकेंडरी साइड को कंसीडर किया, तो नो लोड के दो कंपोनेंट पड़े, एक है हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट, एक है हमारा लॉस करंट। ठीक है, लॉस कंपोनेंट जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे I0 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, RMS वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे, हम उसको निकालेंगे अंडर रूट ऑफ IM स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे हमारी। ये जो इक्वेशन है आपने जब इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर का, तब वहां पे ये इक्वेशन आपने फाइंड आउट किया होगा।
मैंने वहीं से डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो जो नो लोड करंट होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, मैंने आपको बता दिया आई एम और आई एल। तो जो हमें टोटल एमएमएफ फाइंड आउट करना है वो हमारी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे बेस्ड रहता है। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है आपका यहाँ पे, उसको अगर हम लोग टोटल एमएमएफ के रूप में लिखे आई एम को, तो कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी आरएमएस वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे सर्किट हटा देता हूँ। आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ टोटल एमएमएफ कैसे लिखेंगे, AT0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 TP टर्म्स ऑफ प्राइमरी। लेकिन मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है वो हमारा सिनुसॉइडल नहीं होता, इसीलिए जो उसका पीक फैक्टर होता है, तो वो पीक फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड जो होता है उसको मल्टीप्लाई बाय √2 करते हैं। अब यहाँ पे पीक फैक्टर क्या है, पीक फैक्टर का मतलब है जब कोई भी वेव आपका उसकी पीक पे होता है, उसकी पीक पे आने के बाद वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पीक है यहाँ पे जो फैक्टर होता है उसे हम लोग पीक फैक्टर कहते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मर के लिए यहाँ पे केपी का यूज करेंगे, ठीक है। पीक फैक्टर के लिए केपी का यूज करने वाले हम लोग। सो आपका जो केपी रहेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बट द मैग्नेटाइजिंग इज नॉट सिनुसॉइडल, ठीक है। एंड therefore the peak peak factor के पीके should be should be should be what, अगर के पीके की बात करें तो हम लोग का जो अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय जो उसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड फैक्टर, वो इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पीक फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो आई एम वाला इक्वेशन था हमारा, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट था, अगर हम उसमें ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, हमारे पास आई एम का ये इक्वेशन आएगा AT0 डिवाइड बाय √2 इंटू एम्पलीट्यूड फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं KPK मल्टीप्लाई बाय TP, ठीक है। नाउ आयरन लॉस, अगर हमारा आयरन लॉस, ये तो आईएम की बात हो गई, अब हमारे लॉस फैक्टर की बात करते हैं। तो जो हमारा लॉस फैक्टर था IL, उसमें अगर हम लोग आयरन लॉस को कंसिडर करते हैं तो लेट द आयरन लॉसेस बी, PI है, तो जो हमारा लॉस कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, IL, वो होगा हमारा PI इंटू अपॉन BP, सिंपल। तो यहाँ पे नो लोड करंट क्या होगा, नो लोड करंट क्या होगा आपका, वो होगा हमारा I0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IM प्लस IL स्क्वायर, IM स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर, सिंपल। ये हो गया हमारा नो लोड करंट, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की। अब हम लोग बात करते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर में। तो सेकंड पॉइंट है हमारा नो लोड करंट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो उसमें हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट पर फेज कितना होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट पर फेज IM वो होगा हमारा
AT0 डिवाइड बाय √2 TP, या फिर IM इज इक्वल टू, आप दूसरा क्या था हमने ऊपर लिखा था इक्वेशन, AT0 अपॉन KP के TP, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपका PI जो लॉसेस है आपके, वो टोटल आयरन लॉसेस है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए, तो आप कैसे लिख सकते हैं, मैं स्लाइड ऐड कर देता हूं। देखिए, अगर आप लोग PI को लेट, मैं यहाँ पे लिखता हूं, लेट PI बी दी टोटल आयरन लॉस फॉर दी 3 फेज, तो यहाँ पे हमारा नो लोड करंट क्या होगा, वो सेम ही रहने वाला है। वो कितना रहेगा, I0 इज इक्वल टू, जो अपने फाइंड आउट IM² प्लस IL²। ठीक है, यहाँ पे IL क्या रहेगा, यहाँ पे आपका IL क्या रहेगा, PI/3 VP, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए, और सिंगल फेज के लिए क्या था, PI/VP, सिंपल। ओके, तो इसी के साथ हम लोग का ये जो टॉपिक था ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का, जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े, उसका वोल्टेज रेगुलेशन और नो लोड करंट, ये दोनों टॉपिक हमने यहाँ पे कवर अप किए हैं। आज के लेक्चर के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब हम लोग ट्रांसफॉर्मर की टेम्परेचर राइज देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो आए तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन